अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुईद पीरज़ादा। सुबह से जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जो मूव्स हो रही हैं, जो मेयर्स लिए जा रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि इस वक़्त इस्लामाबाद के अंदर एक पैनिक किस्म की सिचुएशन है, जहाँ पीडीएम की इत्तेहादी जमातें, जिसमें बुनियादी तौर पर 2 ही जमातें हैं, एक नवाज़ शरीफ साहब की पीएमएलएन, जहाँ प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब हैं, और दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो आसिफ अली ज़रदारी साहब की पार्टी है, जिसमें बिलावल ज़रदारी साहब इस वक्त फ़ॉरेन मिनिस्टर हैं। ये जो इत्तेहाद है, एक जूनियर पार्टनर इनके मौलाना फजल रहमान भी हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर पीपीपी पीएमएलएन की जो इस वक्त हुकूमत है, वो एक पैनिक मोड में है। और अगर आप सुबह की डेवलपमेंट्स देखें तो आपको उस पैनिक मोड का अंदाज़ा होता है, यानी अब डेस्परेट मेयर्स जो हैं वो इस स्टेज पे लिए जा रहे हैं। और हालांकि जो लॉजिक इस वक्त है पॉलिटिकल, वो ये है कि इन जमातों को, ये तीनों जो बड़ी जमातें हैं और इनके साथ जो और छोटी जमातें हैं, इन्हें बैठना चाहिए इमरान खान की जमात तहरीक इंसाफ के साथ, और एक इलेक्शन के ऊपर टर्म्स एंड कंडीशन, एक प्रोसेस जो है उसको एक सेटल करना चाहिए। और मेरी एक सेंस और अंडरस्टैंडिंग है कि ये जो पॉइंट मैं कह रहा हूँ कि लॉजिक ये है, मंतक ये है, इसे इसका एहसास है, पीएमएलएन की लीडरशिप को भी इसका एहसास है, लेकिन वो अपने आप को एक इतनी मुश्किल सूरत हाल से दो चार पाते हैं। और पंजाब में उनके कदम जिस तरह से उखड़े हैं 17 जुलाई के इंतखाबात के बाद, वो इस सूरत हाल को कुछ थोड़ा सा ठीक करना चाह रहे हैं, बिकॉज़ ये सूरत हाल उनको लग रहा है कि बहुत ही पॉलिटिकली तौर पे बहुत ही ख़तरनाक है, और वो इतनी एक इरेगुलर किस्म की सिचुएशन में इलेक्शन की तरफ नहीं जाना चाहते। लेकिन लेट्स लुक एट द सिचुएशन वन बाय वन। देखिए, एक इंपॉर्टेंट डेवलप एक एक करके आप देख लेते हैं। एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है जो सुबह से शुरू हुई, आप समझें 11-12 बजे तक ये नोन था कि तहरीक इंसाफ ने बाकी जो जमातें नेशनल असम्बली के अंदर हैं, जिसमें एमक्यूएम है, जिसमें बलूचिस्तान अवामी पार्टी है, जो और धड़े हैं, उनके साथ राब्ते शुरू कर दिए। ये राब्तों की नेचर क्या है, ये राब्ते कितने आगे बढ़ गए हैं, इसमें क्या बातचीत हो रही है, ये क्लियर नहीं है। लेकिन राब्तों का मतलब ही एक पैनिक मोड इसलिए है कि इस वक्त जो पीपीपी पीएमएलएन मौलाना की पार्टी की हुकूमत बैठी हुई है, जिसके प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब हैं, उसके पास 1-2 वोटों ही की, मतलब एक ही वोट की इस वक्त अक्सरियत है। और अगर तहरीक इंसाफ चाहे और उसकी टर्म्स एंड कंडीशन सेटल कर जाएं, एमक्यूएम के साथ या बलूचिस्तान अवामी पार्टी के साथ उनका कोई समझौता हो जाए, कोई पावर शेयरिंग एग्रीमेंट हो जाए, कोई पॉलिटिकल डील हो जाए अगले इलेक्शन के हवाले से, तो वो प्राइम मिनिस्टर इमरान शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत जो है उसे बड़ी आसानी से गिरा सकते हैं, जिसके बारे में गुज़िश्ता 24-36 घंटों से फवाद चौधरी साहब मसलसल लबकुशाई कर रहे हैं। वो एक से ज़्यादा दफ़ा ये कह चुके हैं। जब कल राना सनाउल्लाह साहब ने पंजाब के अंदर गवर्नर राज की धमकी लगाई थी, तो फवाद चौधरी साहब ने खड़े होकर अपनी प्रेस टॉक और प्रेस ब्रीफिंग में यही कहा था कि हम तो इस हुकूमत को अपना सोचना चाहिए, बिकॉज हम जब चाहें इस हुकूमत का स्विच जो है वो ऑफ कर सकते हैं। और ये एक हकीकत है, अगर आप एक नक्शा देखें इस इलाके का, इस्लामाबाद का, तो आपको क्लियरली पता चलता है। कल बल्कि मैंने अपनी वीलॉग में गलत कह दिया था, जब मैं वीलॉग कर रहा था तो मेरे जहन में ऐसे था जैसे मरी जो है वो पंजाब में नहीं है बल्कि शायद इस्लामाबाद में है। मैंने ये एक गलती की थी मुझसे। बेसिकली तो जैसे ही आप श्रीनगर हाईवे से मरी की तरफ जाना शुरू करते हैं, तो जहाँ टोल प्लाजा आता है बड़ा, वहाँ से इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी की जो जुरिस्डिक्शन है वो ख़त्म हो जाती है। इसी तरह जब आप फैज़ाबाद पहुँचते हैं इस्लामाबाद की 0 पॉइंट से, तो फैज़ाबाद के आगे भी पंजाब शुरू हो जाता है और पिंडी शुरू हो जाता है। इसी तरह जब आप मोटरवे की साइड पे जाते हैं, तो जहाँ पंजाब शुरू होता है वहाँ से इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी की अथॉरिटी जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत उतनी ही है जितनी कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद की जुरिस्डिक्शन जो है वो एग्जिस्ट करती है। तो जो सर्कमस्टांसेस हैं, जो सूरत हाल है, वो ज़ाहिर है कि बहुत ही एडवर्स है इस गवर्नमेंट के लिए। ये और बात है कि चूँकि ये फेडरल गवर्नमेंट है, वो टेलीविज़न पे स्टेटमेंट्स देते हैं, नेशनल असम्बली है, पार्लियामेंट है, तो एक अक्स और एक इमेज है कि ये गवर्नमेंट जो है, ये गवर्नमेंट है, इसके पास कोई बहुत अथॉरिटी है। जब सूबे आपके पास नहीं है, जो तीनों जुरिस्डिक्शंस आपके राइट, लेफ्ट, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ में हैं, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, आगे आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, तो ज़ाहिर है कि फेडरल गवर्नमेंट के पास बहुत कुछ है नहीं। तो पीटीआई ने जो ये इंडिकेशन दी है कि वो राब्ते उन्होंने शुरू कर दिए हैं बाकी जमातों के साथ, ज़ाहिर है इसने मज़ीद एक पैनिक मोड को जन्म दिया है। अब इस पैनिक मोड में दूसरा इंपॉर्टेंट खबर ये आती है जो अब से कोई 1 घंटे पहले से चल रही है, वो ये कि मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा ने, जो उनकी ऑफिशियल पोजीशन तो इस हुकूमत में कोई नहीं है, लेकिन आपने देखा कि जो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से प्रेस टॉक्स हुई थी उसमें वो मौजूद थी, उसको उन्होंने लीड किया था।
सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ जो पूरी प्रेस टॉक और प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा जो हैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट की डिसीजन मेकर हैं इस अलायंस का, और उनके हवाले से ये खबर गर्दिश कर रही है कि उन्होंने हुक्मरान जमात को और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के अलायंस को फौरी तौर पे ये ज़ोर दिया है, मशवरा दिया है कि तहरीक इंसाफ के जो इस्तीफ़े दिए गए थे नेशनल असम्बली से, जो 130 मेंबरान हैं, ये 132 मेंबरान हैं, इन इस्तीफ़ों को फौरी तौर पर मंजूर किया जाए। ये इस्तीफ़े जो हैं ये हुक्मरान इत्तेहाद ने अप्रूव नहीं किए थे उस वक्त, बिकॉज उनका ख्याल था कि किसी स्टेज पे एक नेगोशिएशन, एक पार्ले जैसे हो जाएंगे, एक ऐसा सिचुएशन डेवलप कर जाएगी जैसे 2014 में हुई थी कि तहरीक इंसाफ ने इस्तीफ़े तो दे दिए थे धरनों में, लेकिन बाद में जनवरी 2015 में वो दोबारा आ गए थे नेशनल असम्बली के अंदर। लेकिन उस वक्त वो नेशनल असम्बली में आए थे एक डिफीटिस्ट मूड में, बिकॉज जब 16 दिसंबर 2014 हुआ उस वक्त तक वैसे भी धरना स्टीम आउट हो चुका था। आप ये कह सकते हैं कि जो 16 दिसंबर 2014 की ट्रेजिडीज़ थी आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर की, उसने तहरीक इंसाफ को एक ग्रेसफुल अपॉर्चुनिटी दी, एक ट्रेजिडी ने उनको एक मौका दिया कि वो असम्बली में आएँ और उसके बाद उनकी दिलजोई के लिए, एक वे देने के लिए, एग्जिट पॉलिटिकल क्रिएट करने के लिए नवाज़ शरीफ साहब की हुकूमत ने और ख़ुद प्राइम मिनिस्टर नवाज़ शरीफ साहब ने एक कमीशन कायम कर दिया था, आई थिंक जस्टिस रज़ा की सरकर्दगी में, जिसने इमरान खान साहब की और तहरीक इंसाफ की जो कंप्लेंट्स थी उनको फिर एग्जामिन भी किया। उस पर एक रिपोर्ट भी आई, उसमें कहा गया कि इलेक्शन जो हुआ था 2013 का उसमें बेकायदगियाँ हुई, बट दैट वाज अ कॉम्प्रोमाइज़, दैट वाज अ पॉइजन पिल जो उस वक्त तहरीक इंसाफ को एब्जॉर्ब करनी पड़ी, वो जब नेशनल असम्बली में आए थे। आज सूरत हाल यकसर मुख्तलिफ है। आज अगर ये फ़ैसला इमरान खान करते हैं, जो अभी तक उन्होंने नहीं किया, और वो नेशनल असम्बली में आते हैं, तो वो बहुत जल्दी किसी एक छोटे धड़े को अपने साथ मिला के जो है वो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत जो है उसको गिरा सकते हैं। इसकी लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल एलिमेंट्स और डिबेट क्या है वो हम अलग कर सकते हैं, बट यही वो रिस्क है जिसको काउंटर करने के लिए मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा ने एडवाइस किया है कि इनके इस्तीफ़े जो हैं वो फौरी तौर पे जो है एक्सेप्ट कर ली जाए। वो होते हैं या नहीं होते ये हमें और चंद घंटों में पता चलेगा, या सुबह तक पता चलेगा। अब से चंद घंटे पहले राना सनाउल्लाह साहब ने, जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं और जिनके ऊपर लोग तरह तरह के इल्ज़ाम लगाते हैं, कोई दहशत गर्दी का इल्ज़ाम लगा देता है, कोई कत्ल के उनके ऊपर बहुत से एक्यूजेशंस हैं, ड्रग्स स्मगलर होने के एक्यूजेशंस हैं, लेकिन जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो उनका लबो लहजा बड़ा मुदब्बर की तरह का होता है, मुदब्बराना होता है, और वो ख़ासी एक पॉलिटिकली नुआंस्ड किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं हमेशा ही, और आज भी उन्होंने उसी हवाले से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें पहले उन्होंने ये मुतालबा किया कि हमारी हुकूमत ये मुतालबा करती है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कि जो 8 साल से केस चल रहा है, जिसका बहुत हफ्ते हो गए हैं, 2 हफ्ते या उससे ज़्यादा हो गए हैं, फॉरेन द सो कॉल्ड फॉरेन फंडिंग केस, जिसको अब ममनुआ फंडिंग केस या प्रोहिबिटेड फंडिंग केस कहा जा रहा है, इसका इलेक्शन कमीशन को फौरी तौर पे इसका फ़ैसला जो है वो ऐलान फौरी तौर पे इलेक्शन कमीशन को कर देना चाहिए। और अब इसमें ये मैंने इस पर एक से ज़्यादा वीलॉग किया, जो मैंने इस पर एक बहुत डिटेल वीलॉग किया था चंद हफ्ते पहले, उसमें मैंने बहुत तफसील से ये एक्सप्लेन किया था कि ये बेसिकली फॉरेन फंडिंग केस नहीं है, उस वक्त नहीं कहा जा रहा था, ये तो उसके बाद में ये बात मानी गई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, जिसका आज राना सनाउल्लाह साहब ने भी एक तरह से एतराफ़ किया, उसको ममनुआ फंडिंग केस कह के। मैंने अपने वीलॉग पे बहुत तफसील से, जिसकी मैं इमेजेस आपको दिखाता हूँ, कि मैंने साबित किया था कि ये एक ममनुआ प्रोहिबिटेड फंडिंग केस है as per the decisions and terms explained and definitions explained by the Chief Justice of Pakistan then साकिब निसार साहब ने, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था 2017 का, जब हनीफ अब्बासी साहब जो PMLN के एक इम्पोर्टेंट लीडर हैं रावलपिंडी से, वो इस केस को वहाँ पर लेकर गए थे। इस पर बहुत तफसीलन बहस हुई, तमाम साइड्स के आर्गूमेंट सुने गए, तमाम एविडेंस आई, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि ये प्रोहिबिटेड फंडिंग केस है, और प्रोहिबिटेड फंडिंग केस में जो प्रोहिबिटेड फंड्स हैं, जो ममनुआ हैं, जिनको एक पार्टी को एज पर दी रूल्स एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था, वो मैक्सिमम यही हो सकता है कि वो कॉन्फिस्केट कर लिए जाएं बहाके सरकार। जी, वो चंद मिलियन डॉलर्स बन सकते हैं या चंद मिलियन डॉलर बन सकते हैं, या जितने बन सकते हैं, तो उनको कर लिया जाए। और उसके बारे में अगर कोई एक्शन करना होगा उस पार्टी के खिलाफ, तो वो फेडरल गवर्नमेंट ने वो एक्शन जो है वो करना होगा, उसको इनिशिएट करेंगे। अगर ऐसा एक्शन होता है तो वो ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज भी हो सकता है। इस स्टेज पे इसका दोबारा मुतालबा करना
जो है, और राना सलाम साहब ने फिर ये भी कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो इमरान खान ने खुद लगाया था। अब तक तो आई थिंक जो मार्केट प्लेस है पाकिस्तान में आइडियाज़ की, मीडिया की, जो सिविल सोसाइटी है हमारे यहाँ, उसको इस चीज़ का पता चल चुका है। सो इसे दोहराने में और कहने में, रिपीट करने में कोई हर्ज नहीं है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा सिकंदर सुल्तान साहब जो हैं, उनकी जो अपॉइंटमेंट हुई थी जब इमरान खान ने की थी, उस वक्त एक टाई था, एक डिस्प्यूट था उस प्रोसीजर में, क्योंकि दोनों साइड्स के जो कैंडिडेट्स हैं उस पर एग्रीमेंट नहीं हो रहा था। तो इस्टेब्लिशमेंट की बहुत इंपॉर्टेंट शख्सियत की रिकमेंडेशन पे कि ये बहुत मौजूद हैं, ये मॉडरेट हैं, इनको आप ले लें, उस वक्त इस तरह से राजा सिकंदर सुल्तान साहब की एज चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटमेंट हुई थी। और उसके बाद से अब तो तासुर यही है कि उन्होंने जो भी फैसले किए वो उन्होंने तहरीक इंसाफ और इमरान खान की हुकूमत के ख़िलाफ़ किए। ख़ास करके कुछ अरसे से फॉर इंस्टेंस की गवर्नमेंट जो है वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स लाना चाहती थी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने शुरू में उसको फेवर किया, लेकिन फिर उनको जब कहीं से सिग्नल आया तो उन्होंने इसकी मुखालफत की, और जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जिस पे 2017 में कंसेंसस हुआ था तमाम जमातों पे, उस पर कोई ट्रायल उसके जो है नहीं किए गए। और भी बहुत सी चीज़ों में, जैसे डस्का का इलेक्शन था, बहुत उन्होंने उस पर एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड ले लिया। हालांकि 20-21 पोलिंग स्टेशन का मसला था, पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी में री इलेक्शन करवाया गया। तो जहाँ जहाँ से वो नुकसान पहुँचा सकते थे इमरान खान की पार्टी को, उन्होंने पहुँचाया। बहरहाल अब राना सनाउल्लाह साहब का कहना था, अब राना सनाउल्लाह साहब ने जहाँ फॉरेन फंडिंग, सो कॉल्ड फॉरेन फंडिंग केस की बात की, वहाँ उन्होंने एक और बहुत ही दिलचस्प बात की। उन्होंने ये कहा कि इमरान खान जो है ये मुसलसल इलेक्शन का मुतालबा कर रहा है। फिर उन्होंने बहुत ये कहा कि मेरा जो लीडर है नवाज़ शरीफ, वो तो शुरू से जो है वो इलेक्शन को फेवर करता है। अब ये एक ऐसी चीज़ है जिसकी तरफ फवाद चौधरी साहब का और पीटीआई का आजकल अब ये कहना है कि ये एक डेलिब्रेट कन्फ्यूजन है गुड कॉप बैड कॉप की, जो पीएमएलएन की लीडरशिप ने गुज़िश्ता कई हफ्तों या महीनों से मचाई हुई है। हालांकि तमाम फैसले जनाब नवाज़ शरीफ साहब के अप्रूवल से ही हुए हैं, उनकी रजामंदी से हुए हैं, लेकिन एक कन्फ्यूजन पैदा की गई है अब पाकिस्तानी माशरे के अंदर मीडिया के लिए, और ख़ास करके पीएमएलएन के वोटर बेस में, जिसमें नवाज़ शरीफ साहब को एक मुदब्बर की हैसियत से, एक वाइज ओल्ड मैन की हैसियत से प्रेजेंट किया जाता है, और ये दिखाया जाता है कि शायद बहुत से जो फैसले पॉलिटिकल सगैसिटी पे स्टैंड नहीं करते हैं, ये फैसले शहबाज शरीफ साहब ने, उनके बेटे ने, ये पीपीपी ने, या आसिफ अली जरदारी ने करवा दिए। हालांकि तमाम फैसले जो हैं वो नवाज़ शरीफ साहब के साथ सुलह मशवरे में हुए हैं कि आपने बजट पेश करना है, हुकूमत को आगे चलाना है, इलेक्शन नहीं करवाने हैं। तो अभी भी वही कन्फ्यूजन रखी जा रही है कि नवाज़ शरीफ साहब तो कह रहे हैं कि इलेक्शन जो है वो करवा देते हैं, लेकिन शायद कंसेंसस उस हवाले से नहीं हो रहा। तो हम इसी वेन ऑफ थॉट में राना सनाउल्लाह साहब ने ये भी कहा कि अब इलेक्शन कैसे करवाएं जब इमरान खान ये मुतालबा करता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिज़ाइन होना चाहिए, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हटने का और नए की अपॉइंटमेंट का भी एक प्रोसीजर है। वेयर एज राना सनाउल्लाह साहब ने इलेक्शन को अप्रूव नहीं किया, उन्होंने उसको डिसअप्रूव भी नहीं किया। जैसे आप नतीजा ये निकाल सकते हैं कि धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हुक्मरान जमात अलायंस जो है पीएमएलएन, वो नतीजे इसी में पहुंच रहे हैं। जैसे मैंने पिछले वीलॉग में कहा, और मैंने कुछ इस हवाले से ट्वीट भी किए पिछले वीलॉग को, और जब मैंने ट्वीट किया तो मैंने उसके साथ कहा कि ये जो सारी टेंशन मचाई जा रही है जुडिशरी के साथ और बाकी सब चीज़ों में, इसका बुनियादी मकसद इलेक्शन से पहले एक बयानिया शेप करना है कि हमें जजों ने और जर्नलों ने और इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान के साथ मिल के यहाँ से निकाल दिया। तो आप देख रहे हैं कि हुक्मरान इत्तेहाद भी इलेक्शन की तरफ ही उसका मूड बन रहा है, लेकिन वो एक स्टेप्स एंड स्टेजेस में उस तरफ चल रहे हैं। जो चीज़ बहुत बड़ी डेवलपमेंट आज हुई, जिसकी तफसीरात इस वीलॉग से के साइज़ से बहुत ज़्यादा हैं इस वक्त, क्योंकि वक्त इतना नहीं है मेरे पास, वो ये है कि अब से थोड़ी देर पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जिन 5 हाई कोर्ट के जजेस को, सिंध हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट के जजेस को, शायद उसमें पेशावर के भी थे, उनको जो एलिवेट करने की रिकमेंडेशन दी थी जुडिशल कमिश्नर पाकिस्तान के सामने, जहां हुकूमत की भी प्रेजेंस थी, अटर्नी जनरल भी वहाँ पे थे, लॉ मिनिस्टर आज़म नज़ीर तारड़ साहब भी वहाँ पे थे, अशतर औसाफ साहब भी उसके मेंबर हैं। जो 9 मेंबर जुडिशल कमिश्नर पाकिस्तान था, वहाँ 5-4 के फैसले से, जिसमें काजी फाइज़ ईसा ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की रिकमेंडेशन के खिलाफ वोट डाला, वहाँ जस्टिस उमर अता बंदयाल की जो रिकमेंडेशन थी ऑन द एलिवेशन ऑफ द 5 जजेस टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम लाहौर हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट, पेशावर, उसको रद्द कर दिया गया है। उसके बाद अब क्या स्टेप्स होंगे, ये एक बड़ी डिबेट है, लेकिन यहाँ से ये पता चलता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ जो कॉन्फ्रंटेशन और झगड़ा और कॉन्फ्लिक्ट है मौजूदा हुकूमत अलायंस का, वो अब
ایک سٹیپ اور آگے بڑھ گیا. اس سے پہلے ظاہر ہے پچھلے 48 گھنٹے میں جب سے دوست محمد نظاری کی رولنگ کو سپریم کورٹ کے 3 ممبر بینچ نے ہیڈڈ بائی چیف جسٹس پاکستان رد کیا، ریجیکٹ کیا، اس کے بعد سے آپ نے دیکھا کہ مسلسل یہ بات کی گئی کہ سپریم کورٹ پاکستان کی جو پاورز ہیں اسے ہمیں کلپ کرنا ہے، کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرنی ہے، بینچ بنانے کی جو طاقت ہے چیف جسٹس پاکستان کی، جو سو موٹو لینے کی پاور ہے اس کو ہمیں چیلنج کرنا ہے. تو وہ بحث چل رہی ہے جو کہ اخباروں کی ہیڈ لائن بھی بنی ہے، تمام انگریزی اردو کے اخبارات کی ہیڈ لائن ہے. لیکن اب یہ کانفرنٹیشن ایک نوچ آگے چلی گئی ہے. اس کی ایک اہمیت یہ بھی ہے کہ یہ جماعتیں یہ دیکھتی ہیں کہ جوڈیشری جو ہے اس کی امپورٹنٹ بیئرنگ ہے، امپیکٹ ہے پولیٹیکل ڈیسیجن میکنگ میں. اور یہ جو مزید 5 ججز جب آئیں گے سپریم کورٹ میں ایلیویٹ ہو کے تو یہ ایک اس کے کمپلیکشن کو چینج کریں گے. اور تو ہماری پسند و چوائس کے جو جج صاحبان ہیں وہ آنے چاہیے. تو چیف جسٹس پاکستان نے جو فیصلہ کیا ہے ایلیویٹ کرنے کا وہ تو قاعدے اور ضوابط سے ہی ہے. جو ایشو کھڑا کیا گیا ہے یہ ایک انٹرنل فائٹ ہے. خود سپریم کورٹ کے اندر بھی بدقسمتی سے دھڑے بندیاں ہیں اور جو اس وقت موجودہ حکومت ہے وہ ان دھڑے بندیوں کی یا ان فالٹ لائنز کا فائدہ اٹھا رہی ہے، اسے ایکسپلائٹ کر رہی ہے. لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ سینئر موسٹ لوگوں کو ایلیویٹ کیوں نہیں کیا گیا. جب جسٹس عائشہ ملک کو جنوری میں ان کو ایلیویٹ کیا گیا تھا تب بھی یہی ایشو اٹھا تھا اور پاکستان بار کونسل وغیرہ کی طرف سے اور باقی جماعتوں کی طرف سے اس وقت بھی مخالفت کی گئی تھی. لیکن چیف جسٹس آف پاکستان جو اس وقت تھے وہ پریویل کر گئے تھے. تو ابھی جو ہے یہ جھگڑا بھی اٹھا دیا گیا. اس کی تفصیل میں مزید ایک جگہ پہ ڈسکس کروں گا. ایک بڑی آبجیکشنبل قسم کی چیز ہے جس میں جب پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے نیشنل اسمبلی میں تقریر کی تو انہوں نے عمران خان کو ایڈولف ہٹلر کے ساتھ کمپیئر کرنا شروع کر دیا. یہ بڑی ہی عجیب و غریب قسم کی چیز ہے. اپارٹ فرام کہ لیگلی اسپیکنگ یہ ڈیفیمیٹری ہے، یہ قابل اعتراض اس لیے ہے کہ ایڈولف ہٹلر کی جو پروفائل ہے وہ اقلیتیوں کے ساتھ یعنی جوش مائنورٹیز کے ساتھ، مارکسسٹ کے ساتھ، سوشلسٹ کے ساتھ، کیتھولکس کے ساتھ، پروٹیسٹنٹس کے ساتھ مس ٹریٹمنٹ کرنے سے پہلی پروفائل بنی. اور اس کے بعد ہولوکاسٹ کی وجہ سے ایڈولف ہٹلر نے دوسری جنگ عظیم کو شروع کیا. اگر کسی شخص کو آپ بلیم کر سکتے ہیں انسان کی تاریخ میں کہ اس نے کروڑوں لوگوں کی، یہ میرا خیال تقریباً 200 ملین لوگوں کی یعنی 200 ملین لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہے. اندازاً میرا خیال ہے کہ 200 ملین لوگ جو ہیں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. میرا اگر فگرز غلط نہ ہوں کیونکہ میں آئی ایم اسپیکنگ فرام دا ٹاپ آف اے مائنڈ کہ میرا خیال ہے کہ کم از کم 200 ملین جو لوگ ہیں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے سیکنڈ ورلڈ وار میں، یا سیکنڈ ورلڈ وار کے نتیجے میں جو زخمی ہوئے ہیں، جو بیماریاں ہوئی ہیں اس کے نتیجے میں ہوئی ہے. اور پوری یورپ جو ہے وہ تباہ ہو گیا تھا اور اس کا ذمہ دار جو ہے وہ ایڈولف ہٹلر کو ٹھہرایا جا سکتا ہے. اور جو 6 ملین جوز کی ہولوکاسٹ ہیں وہ بھی اس کے لیے بھی رسپانسبل ہے. اور یہ ایک الگ بہت بڑا سبجیکٹ ہے کہ ایڈولف ہٹلر جو ہے وہ ایک بہت ہی قابل نفرت ٹرم ہے مغربی دنیا میں، اور عمران خان اور ایڈولف ہٹلر میں کسی قسم کی کوئی قدر مشترک نہیں ہے. اور خود پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے کل یہ کہا، پی ایم ایل این کی اور لیڈرشپ نے کہنا شروع کر دیا ہے. آج رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی اپنی پریس ٹاک میں یہ بات کی. میں سمجھتا ہوں کہ اپارٹ فرام دا لیگل ایشوز کہ اس کے اوپر ڈیفیمیشن کیس بنتا ہے، وہ عمران خان بنائے نہ بنائے، وہ پولیٹیکل لیڈر ہیں، لیکن خود پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کو اس لیول پہ چیزوں کو لے جانے کی ضرورت نہیں ہے. اور بعد میں وہ پروٹیسٹ کرتے ہیں، بہت چھوٹے لیول کے ایشوز ہوتے ہیں جس پہ وہ پروٹیسٹ کرتے ہیں. یہ بہت بڑی چیز ہے جو وہ کہہ رہے ہیں اور یہ ان کو نہیں کہنا چاہیے تھا. جو نئی ہمیں یہ بھی خبر آئی ہے کہ جو نئے ڈی جی ایف آئی اے لگائے گئے ہیں محسن بٹ صاحب، ان کو مینڈیٹ دیا گیا ہے کہ آپ اے آر وائی ٹیلی ویژن اور جرنلسٹ کو بھی ٹارگٹ کریں اور اس کے علاوہ عمران خان اور اس کی پارٹی کے خلاف جو فائنینشیل یا کرپشن کے کیسز بنائیں. محسن بٹ صاحب یہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یہ بہت بڑا سوال ہے. میرے خیال کہ وہ کریں گے کیونکہ اتنے ایشوز اس وقت کھڑے ہو گئے ہیں کہ شاید وہ یہ چیز نہ کریں، اور یہ گورنمنٹ کا فیوچر بھی نہیں پتہ. لیکن یہی جو ایشوز ہیں ان کی مزید ڈیٹیل کے ساتھ میں ایک اگلے ویلاگ میں آپ کے سامنے لے کے آؤں گا، خاص کر کے جو کانفرنٹیشن جوڈیشری کے ساتھ اس وقت حکومت نے پک کیا. تھینک یو.